बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर के पहले हफ्ते में पेरिस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई फैटी लिवर डिजीज के बारे में, और मैंने आपसे एक वीलॉग में जबकि पिछला वीलॉग था उसी में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में जो फैटी लिवर डिजीज या जिगर की चर्बी के बारे में जो नई नई इंफॉर्मेशन आई है, जो नया रिसर्च है, जो डेटा है, वो शेयर होने को था। तो मेरा मकसद भी यही था, जिस तरह के मैंने आपसे कहा था कि मेरा इरादा है और मैं जा रहा हूं मैं चंद दोस्तों के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, कि फैटी लिवर डिजीज के बारे में नई नई क्या इंफॉर्मेशन है, और फैटी लिवर डिजीज के बारे में जो रिसर्च की रोशनी में, नई रिसर्च की रोशनी में, जिसके इलाज में अगर कोई फर्क आया है, अगर इसकी तशखीस में कोई फर्क आया है, तो उसके मुताबिक मैं आगाही ले सकूं, ताकि इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करूं। तकरीबन 2 हफ्ते का ये टाइम गुजरा है मेरे उस व्लॉग में और इस व्लॉग में, जिसके लिए मैं माजूद ख्वाह हूं। मैंने आप लोग से वादा किया था कि जब मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूंगा तो उसका जो लुबे लुबाब होगा या जो उसके मुताबिक जो नई इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस 2 हफ्ते की डिले की एक वजह तो ये थी कि जब हम वापस आए तो 3-4 दिनों के बाद ही लाहौर में हमारा पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, जिसके लिए मैं गया, जो अटेंड किया। इसके अलावा यहाँ पर अपने कुछ क्लिनिकल मसरूफियात रही जिसमें मैं बिजी रहा। साथ ही साथ एक और जो मैंने एक अपने YouTube चैनल पे ये थोड़ी सी उस पर काम किया है, वो ये है कि पहले मेरे एक चैनल था कि जिसपे मैं हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ ये जो जिन टॉपिक्स में आप लोगों से बात करता हूँ अपने पब्लिक के लिए, पेशेंट्स के लिए, मैं डॉक्टर्स कोलीग्स के लिए मेडिकल एजुकेशन के लेक्चर्स अपलोड करता रहा हूँ। इसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ जो करंट सिचुएशंस है इस पे जो मैं अपना मेरा ख्याल है उसके बारे में, और इसके साथ साथ जो जहां मैं जाता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में ये ऐसी, तो उनका अहवाल भी मैं शेयर करता रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे नाजरीन, मेरे दोस्त, वो अमूमन ये कहते थे कि हमें जरा मुश्किल पड़ जाती है कि ये एक मिक्सअप होता है और इस चैनल में मुख्तलिफ टॉपिक्स की वीडियोस होती हैं, तो हमें अपनी मकसद की वीडियो ढूंढने में कभी कभार मुश्किल होती है। तो और बहुत सारे ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना मैं इनको सेग्रीगेट करूं, इनको अपने अपने सेक्शंस में डालूं। तो मैंने इन 2 हफ्तों में ये एक काम जरूर किया है कि मैंने जो मेरी हेल्थ एजुकेशन या जो पब्लिक अवेयरनेस या मेरे पेशेंट्स के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जिस तरह की ये वीडियो है, वो उसका सेक्शन वो हेल्थ एजुकेशन के नाम से मैंने कर दिया है। इसके साथ जो मेरे डॉक्टर्स कोलीग्स के लिए, मेरे मेडिकल के लोगों के लिए जो मेरे लेक्चर्स होते हैं जो कि पब्लिक के लिए नहीं होते, उनको लिए अलहदा मैंने सेक्शन बना दिया है जिसको मेडिकल एजुकेशन का नाम दिया है। और इसके साथ जो पर्सनल डेवलपमेंट पे मेरी वीडियोस हैं उसका एक अलहदा सेक्शन हो गया है जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से है। इसी तरह मुख्तलिफ हिस्ट्री पे जो मैं बात करता रहा हूँ या करंट अफेयर्स पे जो बात करता रहा हूँ, उसके लिए सेक्शन मैंने अलहदा कर दिया है जिसको इनसाइट विद डॉक्टर जाहिद इकबाल फारूकी का उस सेक्शन का नाम है, या उस यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस तरह जो मैं इंटरनेशनल जो मेरे टूर्स होते हैं और वहाँ की जगहों के बारे में जो मैं अपने वीलॉग्स बनाता हूँ, तो वो वर्ल्ड टूर विद जावेद इकबाल फारूकी के नाम से उसका अलहदा सेक्शन है। तो ये तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप रेलेवेंट जगहों पे जा सकते हैं। तो आते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो फैटी लिवर डिजीज पे हुई पेरिस में। इसमें ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और सुबह नाश्ते से हम वही शुरू करते थे, दोपहर का खाना भी उधर होता था और शाम से पहले ये खत्म हो जाती थी। ये एक एक्सटेंसिव 3 दिनों की बल्कि 2.5 दिनों की एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने अपना रिसर्च वर्क पेश किया।
یہ اس کی فل ڈیٹیل تو اس ویڈیو میں دینا مشکل ہے اور شاید وہ آپ کے کام بھی نہیں ہوگی، وہ زیادہ تر وہ جو میڈیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں تھی، لیکن جو ڈیٹا پریزنٹ ہوا وہ شروع یہاں سے ہوا کہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس کا کورس کیسا ہے اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اس کا علاج کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں ایک ایک بات پہ بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی، لیکچرز ہوتے تھے، پھر ڈسکشنز ہوتی تھی، وہ فلی کمپلیٹ اس پہ وہ ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے بعد جب بریکس ہوتی تھی اس میں ایکسپرٹس ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے تھے۔ میں جو اس کا لب لباب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ چند پوائنٹس ہیں جو کہ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس کی روشنی میں لازماً ہم ڈاکٹرز حضرات کو اپنی پریکٹس کے جو لائنز ہیں وہ چینج کرنی پڑیں گی اور چینج کرنی ہوگی، اور اسی پریکٹس اسی کانفرنس اسی ڈیٹا کے حوالے سے اب جو میرے فیٹی لیور ڈیزیز کے مریض آتے ہیں ان کے لیے جو میری ایڈوائس ہوتی ہے، ان کے لیے جو میرے ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لازماً، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کو اس کی بیماری کے حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن، تازہ ترین انفارمیشن اور تازہ ترین جو ہدایات ہیں وہ اس پہ مشتمل ہم اس کو علاج تجویز کریں۔ تو ایک بات جو کہ سب ایگری کر گئے اور ریسرچ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کہ یہ فیٹی لیور ڈیزیز ایک بینائن بیماری نہیں ہے، یعنی پہلے الٹرا ساؤنڈ کیا، فیٹی لیور ڈیزیز آیا تو ہم بولتے تھے، الٹرا ساؤنڈ والے بولتے ہیں نہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی کوئی بیماری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ کو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چیز نہیں رہی، فیٹی لیور ڈیزیز ایک بیماری ہے، بلکہ ایک بیماری ہے جس کو میٹابولک ڈسفنکشن بولتے ہیں یا میٹابولک ڈیزیز بولتے ہیں۔ تو یہ اس میٹابولک ڈسفنکشن یا میٹابولک ڈیزیز کا یہ ایک اس کا حصہ ہے یا اس کا ایک چہرہ ہے۔ میٹابولک ڈیزیز یا میٹابولک ڈسفنکشن یہ جو بیماری ہے اس کے مختلف چہرے ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، تو اس کا ایک چہرہ یا اس کی ایک کلینکل پریزنٹیشن وہ فیٹی لیور ڈیزیز ہے۔ اس میٹابولک ڈسفنکشن کے جو باقی چہرے ہیں اس میں ایتھروسکلیروسس یا وہ بیماری کے جس میں جو چھوٹے چھوٹے رگیں ہوتی ہیں جو کہ دماغ کو، دل کو، گردوں کو جو خون کی سپلائی کرتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں، تو ایتھروسکلیروسس یہ ایک اس کا جو پہلو ہے، یہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایتھروسکلیروسس ہے۔ اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ کلینکل پہلو ہے جو کہ میٹابولک ڈسفنکشن پریزنٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر کو، وہ ہے ہارٹ فیلئر، دل کی بیماری، دل کا فیل ہو جانا، ہارٹ اٹیک یا اس طرح۔ تیسری جو ہے وہ ہے ڈائبٹیز یا شوگر، اور چوتھا جو ہے وہ ہے گردوں کا فیل ہو جانا۔ تو یہ چار پوائنٹ تو اس کے بہت ہی کنفرم ایسپیکٹس ہیں، یہ میٹابولک ڈسفنکشن کے چہرے ہیں: دل کی بیماری، فیٹی لیور ڈیزیز، شوگر کی بیماری، گردوں کا فیل ہو جانا اور ایتھروسکلیروسس۔ تو ایک شخص میں فیٹی لیور ڈیزیز پہلے آ جائے گا، دوسرے شخص میں گردوں کا مسئلہ پہلے آ جائے گا، تیسرے شخص میں دل کی بیماری پہلے آ جائے گی، چوتھے میں ایتھروسکلیروسس ہو جائے گی، پانچویں میں پنکریاس پہ مسئلہ یعنی ڈائبٹیز ہو جائے گا۔ ایسا ممکن ہے، لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ فیٹی لیور ڈیزیز پہلے آتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کنفرم ہوا، تمام ریسرچ نے یہی بولا کہ فیٹی لیور ڈیزیز ایک بینائن بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کے ایسوسیشنز ہیں بہت ساری بیماریوں کے ساتھ۔ ایک دوسری بات جو ہم سمجھتے رہے تھے کہ جی فیٹی لیور ڈیزیز بس یہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اب تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ فیٹی لیور ڈیزیز اکثریت یہ خوراک سے اس کا تعلق ہے۔ فیٹی لیور ڈیزیز اور اس کے بعد جو میٹابولک ڈسفنکشن ہے
बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का ताल्लुक खुराक से है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपका मसलन आप समझ लें कि आपका एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट वो आपने डॉलर में बनाया हुआ है, ठीक है। आपके एक डॉलर में एक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है डॉलर में। तब आप उसमें आपकी जो आप कमाते हैं वो अगर पाकिस्तानी रुपए में कमाते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और फिर इस अकाउंट में डालते हैं। आपका कोई बेटा है वो यूरोप में है, वो यूरोप से आपको यूरो बेचता है तो वो यूरो आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और उसको अपने अकाउंट में डालते हैं, ठीक। तो मुख्तलिफ करेंसियां, चाहे जो भी करेंसियां हो, एट द एंड आखिर में आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करते अपने बैंक में डालते हैं। तो वक्त के साथ साथ अगर आप इस अकाउंट से डॉलर नहीं निकालेंगे तो ये वक्त के साथ साथ आपका अकाउंट मजबूत से मजबूत, तगड़े से तगड़ा और उसका जो हुजम होगा वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। उसमें जो मिकदार होगी आपकी सेविंग की वो बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसमें डॉलर डालते नहीं है, इससे निकालते हैं, इससे इस्तेमाल करते हैं तो वक्त के साथ साथ ये अकाउंट में इसके डॉलर्स या उसकी रकम कम हो जाएगी। इसी तरह हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे हम गोश्त खाते हैं, चाहे हम गला अनाज कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या फिर हम फैट खाते हैं, चर्बी खाते हैं, ये तमाम एनर्जी का जरिया है बदन के लिए, इंसानी जिस्म के लिए। तो जो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है हमारे घूमने फिरने में, हमें मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ जो काम है उस करने में, इसके अलावा जितनी ज्यादा जो एनर्जी बच जाती है वो फैट की सूरत में जिगर में जमा हो जाती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस तरह में पेट की चर्बी या बाकी कोरों की चर्बी वहां पे जमा हो जाती है। तो ये हमारा अकाउंट जो है, एनर्जी का अकाउंट जो है इंसानी जिस्म का, वो फैट की सूरत में, जिस तरह के मैंने कहा कि आपका पर्सनल अकाउंट है डॉलर का, तो हमारे इंसानी जिस्म का जो एनर्जी का अकाउंट है वो है फैट। तो जो कुछ भी कहें आखिर में जाके उसमें फैट बनना है और फैट में जिगर में और बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं जहाँ पे फैट होता है, चर्बी होती है, वहां पे इसकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा ये वक्त के साथ साथ ज्यादा ज्यादा होना होता है। तो एक तो ये बात समझ लें कि फैटी लिवर डिजीज और जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे खाने से है। अगर हम ज्यादा खाएंगे, फैट खाएंगे, वो तो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाएगा, एनर्जी अकाउंट में जाएगा। हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट से जायका आता है, तो वो भी डायरेक्ट हमारे फैट कॉन्टेक्ट में चला जाएगा और फैट जमा होता है लिवर में और पेट में और बाकी जगहों पे, पेंक्रियाज में, मसल्स में। और अगर हम इस्तेमाल कम करेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो फिर भी ये अकाउंट वक्त के साथ साथ ज्यादा होता जाएगा। एक तो ये बात हो गई है। अब एक और जो कि एक पहलू सामने आया, ये जिस पे डिस्कशन हुई और जो जिसको पहले हम सोचते नहीं थे, वो ये हुआ कि जब भी फैटी लिवर डायग्नोज हो जाए, जब भी इसकी तशखीस हो जाए, तो इस पे बैठना नहीं चाहिए। ये मौका है कि मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के जो मरीज हैं, ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि जब उसका फैटी लिवर जाहिर हुआ और बाकी पेचीदगियां नहीं आई है तो आप इसमें इंटरवेंशन करें, आप इसमें इसका इलाज शुरू करें, ताकि जो बाकी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, जिस तरह की शुगर है या जिस तरह की एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिस तरह की दिल की बीमारी है या जिस तरह की गुर्दों की बीमारी है, वो सामने ना आए या वो पैदा होने से बच जाए। तो कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन यही है कि जिससे आप अपने मरीजों का बेहतर से बेहतर फायदा कर सकते हैं। अगर आप इंतजार करेंगे कि फैटी लिवर है और बाकी बस ठीक है जी और कुछ नहीं है तो आप आराम से रहें, तो नहीं, आप टाइम लूज कर रहे हैं। जो गोल्डन टाइम है वो ये है कि जिस वक्त फैटी लिवर डिजीज की तशखीस हुई तो उस वक्त आप इस तशखीस में आप इन लोगों को, इन मरीजों को इंटरवेंशन करें, तो इस वक्त इस टाइम पे आप फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। तो ये एक बात हुई कि फैटी लिवर डिजीज की जैसी तशखीस होती है आप इंटरवेंशन करें। इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें दवाइयां दें, आप
जब फैटी लिवर डायग्नोज हुआ तो आप देखें कि इसकी जो बाकी पेचीदगियां, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की जो बाकी पेचीदगियां हैं वो है कि नहीं है, तो आप उनके लिए मरीज को एग्जामिन करें, मरीज के टेस्ट करें, जिसमें कुछ खून के टेस्ट होते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं, ताकि पता चले कि ये जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, ये सिर्फ फैटी लिवर की सूरत में ज़ाहिर हुआ, ये इसके बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू होने को हैं, ये शुरू हो चुके हैं। इसके बाद इंटरवेंशन, या जिसको हम ट्रीटमेंट बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि आप उसको इलाज करें। एक उसके जो तरीका है, या जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन या फैटी लिवर डिजीज के जो तरीका इलाज है, वो 3 मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यही है कि जिस तरह के मैंने कहा कि ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे खुराक के साथ है, तो नेचुरली एक लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिसमें खुराक पे तवज्जो देनी है और जिस पे आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तकरीबन वही चीजें हैं जो पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहा हूं कि आपके खुराक में चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि आपका बॉडी वेट 10% आप लूज ना करें, आपका वजन 10% आपकी बेस लाइन से कम ना हो जाए, और ये तकरीबन 5-6 महीनों में। ठीक है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल, यानी मीठे का इस्तेमाल भी कम से कम करें, आप चावल का इस्तेमाल भी कम से कम करें। तो जब आप कम करेंगे, जो मैं बोलता हूं कि चे है कि जनाबेली चीनी, चपाती, चिकनाई और चावल, ये जब आप कम करेंगे तो फिर आप में जो एनर्जी पोटेंशियल, वो हिस्से खुराक के जो कि डायरेक्ट फैट लीवर में या फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी मिकदार कम से कम हो जाएगी, और जो आपके बदन पे, जो आपके लिवर पे चर्बी है, वो उसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जिगर से निकलना शुरू हो जाएगा, जिगर में चर्बी की मिकदार कम हो जाएगी, और आपके बदन के बाकी हिस्सों में चर्बी की मिकदार कम हो जानी शुरू हो जाएगी। दूसरा बात, फिजिकल एक्टिविटी, जो कि इस पर भी बहुत दफा मैं बात कर चुका हूँ, स्टिल द सेम होल्ड्स ट्रू कि कम से कम आप आधा घंटा 40 मिनट रोजाना वॉक करें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम, ज्यादा करें इससे ज्यादा फायदा है, लेकिन कम से कम ये करें। अमूमन ये कहा जाता है कि 10,000 कदम आप लें पूरे 24 आवर्स में, तो ये आपकी जिगर की चर्बी को और बदन की चर्बी को गुलाने का बहुत एक मौसर तरीका है। अब इसके बाद दवाइयां जाती हैं कि लाइफस्टाइल भी हो गया, डाइट भी हो गया। दवाइयों में मैंने पिछले चंद महीने पहले मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी कि एक दवाई अमेरिका में वो रेस्मेट्रोन के हवाले से वो उसकी FDA अप्रूवल आई है कि ये फैटी लिवर डिजीज के बीमार मरीजों में इसका रोल है, बिल्कुल उसका रोल है, लेकिन उसकी एक ये बात थी कि ये काफी महंगी दवाई रही है, और ये 1 महीने का खर्चा काफी ज्यादा आ जाता है, जो कि शायद हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि इसका क्वाइट एक्सपेंसिव है। इसके बाद एक और दवाई है कि जिस पे बड़ी डिस्कशन हुई, और ये एक और दवाई है, इंजेक्टेबल दवाई है, ये हफ्ते में 1 दफा लगाई जाती है, और इसको ये पहले ये ओबेसिटी या मोटापे के लिए दवाई इस्तेमाल होती रही, फिर इसके फायदा देखा गया कि शुगर के मरीजों में भी इसका फायदा है। तो मेरे वो कोलीग्स जो कि शुगर की बीमारियों के माहिर हैं या डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो शुगर की बीमारियों का इलाज करते हैं, या मेरे वो डॉक्टर्स बशमूल में जो कि शुगर की बीमारियों का इलाज करते रहे हैं, तो उनमें हम ये दवाई लिखते थे, ये इंजेक्शन लिखते थे, सेमाटाइड इंजेक्शन, ओज़ेम्पिक के नाम से रही है कि ये इसलिए नाम बोलता हूँ कि अब तक सिर्फ ये एक नाम अवेलेबल था, और अब इसके बहुत सारे ब्रांड्स जेनेरिक्स आ जाएंगे और अवेलेबल हैं। तो ये हम हफ्ते में 1 दफा ये इंजेक्शन हम लिखते थे, या पेशेंट्स को एडवाइस करते थे हम, यानी डॉक्टर हजरात, और उससे वो, लेकिन इसकी भी काफी हेवी कीमत थी, ये 40-50 हजार रुपए इसकी कीमत बन जाती थी, तो ये भी हर कोई शख्स अफोर्ड या टॉलरेट नहीं कर पाता था। और ये बेसिकली ये कहा जाता था कि ये ओबेसिटी की दवाई है, फिर इसका फायदा चला कि नहीं, ओबेसिटी के साथ जिनको शुगर है तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। अभी रिसर्च बोलती है कि जिसको वो ग्रुप जो ओबीज है, जिनमें मोटापा है,
जिनमें शुगर है और जिनमें फैटी लिवर है, उसमें तो अब फैटी लिवर की भी बीमारी का भी, फैटी लिवर का भी इलाज इससे बहुत मौसर हो जाता है। तो ये रिसर्च भी आई कि जो जिनको शुगर है और जिनको फैटी लिवर है और उनको इतना मोटापा नहीं है उस लेवल का, फिर भी इसका फायदा है। और ये डेटा भी शेयर किया गया कि अगर जिनको सिर्फ फैटी लिवर है और शुगर नहीं है, या फैटी लिवर है और उसमें अभी पेचीदगियां नहीं बनाई है, तो फिर भी इसका फायदा है। ये जो मैं फैटी लिवर डिजीज पे कई दफा मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ उसके इलाज के बारे में। अमूमन हमने यही देखा है कि फैटी लिवर डिजीज का ताल्लुक मोटापे से है। जब आपका मोटापा एक हद से आगे चला जाता है तो फिर और दवाइयां वगैरह काम नहीं करती हैं, तो उनमें या तो हम एंडोस्कोप के जरिए उसके मैदे में एक बेलून या गुब्बारा डालते हैं ताकि वो कम से कम खाए और उसका जो बॉडी की अपनी एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाए। एक और भी तरीक़ाकार रहा है कि वो एंडोस्कोपी के जरिए हम उसके मैदे को छोटा कर देते हैं। एक तीसरा तरीका है जो कि सर्जिकल का है, हमारे सर्जिकल कोलीग्स करते हैं, जिसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, कि वो मैदे को काट देते हैं या मैदे को तंग कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। लेकिन वो जो आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी होती है ये आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक दफा आपने मैदा छोटा कर लिया तो आपने मैदा छोटा कर लिया। तो रिसर्च बताती है कि वो लोग जिनको बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी और वो लोग जिनको ये इंजेक्शन या ये दवाई दी गई थी सेमाग्लोटाइड, उन दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे थे। तो ये चीज एक और डेटा शेयर हुआ है। तो एक बड़ी पावरफुल मेडिसिन है जो कि फैटी लिवर की बीमारी मुताले की आ गई है। जिस तरह के मैंने पिछले साल की वीडियो में बोला था कि 2024 में फैटी लिवर डिजीज के बारे में के मुतालिक बहुत सारी मेडिसिन पाइपलाइन में है जो कि आ जाएंगी। तो इसमें एक पहली दवाई थी वो रेस्मेटेरॉम थी, कि दूसरी दवाई है ये सेमाग्लोटाइड। इसका रोल, ये दवाई कई सालों से रही है लेकिन इसका रोल अब फैटी लिवर डिजीज में काफी नुमाया होके आ गया है। तो एक ये चीज थी। जो इसका लुबे लुबाब है वो यही है कि फैटी लिवर डिजीज को एक ऐसी फाइंडिंग या बिनाइन फाइंडिंग या ऐसी जो रूटीन की फाइंडिंग, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नहीं समझनी चाहिए। जब भी फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड पे आए या किसी को शख्स उसको जो शख्स मोटापे का मरीज है या जिसको, तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करना चाहिए कि फैटी लिवर डिजीज की क्या सिवियरिटी है और उसकी क्या पेचीदगियां हैं। और अगर सिर्फ फैटी लिवर डिजीज की तशखीस हुई है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि इस फैटी लिवर डिजीज की वजह से बाकी पेचीदगियां या जो फैटी लिवर डिजीज के साथ बाकी पेचीदगियां आती हैं जो मैंने गिनवाए आपको, दिल की बीमारियां, एथेरोस्क्लेरोसिस, शुगर की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, आया वो बीमारियां पैदा हुई है कि नहीं हुई है। और खुशकिस्मती से अगर वो नहीं हुई हो तो फिर इस लेवल पे हमें इंटरवीन करना चाहिए। हमें उस पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके डाइट के बारे में, उसके रेगुलर मॉनिटरिंग के बारे में। और अगर जरूरत हो तो ये मेडिकेशन शुरू करनी चाहिए, ये ड्रग्स शुरू करनी चाहिए, ये दवाएं शुरू करनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम फायदा जो हम डॉक्टर या जो मेडिसिन ऑफर कर सकता है वो उसको मिल जाए। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीलॉग से, इस वीडियो से, इस कॉन्फ्रेंस का जो लुबे लुबाब था वो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आसान अल्फाज में, इससे आपकी आगाही में मजीद बढ़ोतरी आई होगी, आप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बड़ी होगी। और अगर खुदा न खास्ता आपको फैटी लिवर डायग्नोज होता है, आपके अल्ट्रासाउंड पर फैटी लिवर डिजीज की तशखीस होती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको मजीद इसमें वर्कअप करे और मजीद इसमें वो देखे कि आया आपको नेक्स्ट किस स्टेज की इंटरवेंशन चाहिए और कब तक चाहिए। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।